नतीजों से पहले पत्रकारों का एग्जिट पोल। सटीक आंकड़ों के साथ फील्ड का विश्लेषण। उत्तर प्रदेश 403 और उत्तराखंड की 70 सीटों का एग्जिट पोल। पत्रकारों का एग्जिट पोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब बस कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है, लगभग 10 घंटे का वक्त। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। धड़कन ये सबकी बढ़ी हुई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूं। 70 विधानसभा सीटें उत्तराखंड की भी, वहां पर भी वोटों की गिनती कल ही शुरू हो जाएगी सुबह 8 बजे से। तो इन सीटों को लेकर, इन प्रदेशों को लेकर एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एग्जिट पोल ने अपने अपने नतीजे एजेंसियों ने दे दिए। इस वक्त लखनऊ स्टूडियो से और साथ ही साथ देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। तो पत्रकारों का एग्जिट पोल, अगले 1 घंटे आप बने रहे हमारे साथ। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मेहमान कौन कौन है जो अपना अपना एग्जिट पोल देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो पैनल इस वक्त मौजूद है उनमें हर एक पत्रकार जो है वो लंबे अनुभव को रखते हैं। दशकों का उनका अनुभव है, पॉलिटिकली साउंड, और 1-2 नहीं, अलग अलग पार्टियों की सत्ता को उन्होंने देखा और इस बीच चुनाव के दौर को भी उन्होंने देखा। इन सभी एक्सपीरियंस का, अनुभवों का फायदा उठाने के लिए लखनऊ में ये तैयारी की गई है। आप भी इस अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ है के विक्रम राव, हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने मुलायम सिंह यादव के जमाने से और उससे पहले से पत्रकारिता। और हमारे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट जी भी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी स्वागत है। आपसे बातचीत होती रहती है, कई दफा बातचीत हुई है, ऑन स्क्रीन मिलते रहते हैं और आज मैं आपसे यहाँ लखनऊ में मिल रही हूँ। प्रमोद गोस्वामी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपको बता दें, CNN स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजिंग एडिटर आनंद नरसिम्हन। आनंद जी, स्वागत आपका आपके ही टीवी चैनल पर एक मेहमान के तौर पर। और सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील भी हमारे साथ जुड़ेंगी। साथ ही देहरादून से कौन कौन मेहमान हैं बता दूं आपको। देहरादून से शंकर सिंह भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मनमोहन भट्ट वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और योगेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। सभी के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्थिति इनके नजरिए से, इनके आकलन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले के विक्रम राव जी, आपके पास ही आती हूँ। एक लंबा अनुभव है आपके पास। इस बार एग्जिट पोल, ज्यादातर एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुमत के तरफ दिखा रहे हैं, सत्ता के बहुत करीब दिखा रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को बढ़त तो दिला रहे हैं पिछले बार के मुकाबले, लेकिन सत्ता में नहीं आ रहे। उस पर आपका रिएक्शन और एक आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? इसके 2 पहलू है। मैंने कहा, पहला तो ये कि आम तौर पे पिछले वो एग्जिट पोल कई बार असफल हुए, विफल हुए हैं, सत्य सर माइक थोड़ी ऊपर, कई बार वो सत्य नहीं हुए, ये भी कारण है। लेकिन इस बार काबिले गौर बात ये है कि सारे चैनल्स ने एक साथ सहमत होकर एक ही बात कही है। जब चैनल्स में मतभेद नहीं है, यूनानिमिटी है, एक मत है, तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो यकीन करना होगा। तो आप विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं? हाँ, मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, सब एक साथ है। एक भी आप देख लीजिए, पिछले 4-5 उसमें कोई न कोई चैनल्स ने विरोध किया है, आपस में बदले हैं, मत भिन्नता हुई है, आपकी एकात्मता हुई है। ठीक है, ये आपने एग्जिट पोल पर सवाल उठाया। आपका एग्जिट पोल, आपकी गणना क्या कह रही है, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले वीरेंद्र नाथ जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र नाथ जी, आप कितने सहमत हैं? और दूसरा, आप भी फील्ड में जाते हैं, चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हवा की बयार को भी महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आपकी गणना किसके तरफ जा रही है? जो 7 चरणों में जो वोटर टर्नआउट था वो 2017 के मुकाबले कम था, आधा से 1%। ठीक है। और जो आंकड़े अब तक आए हैं, खास करके एग्जिट पोल के, तो एग्जिट पोल 2 तरह के हैं। या तो ऐसी कंपनी है जो पहले से 6 महीने 7 महीने पहले से ट्रैकर पोल करती हैं, लगातार जनता के मूड को भांपती रहती हैं,
और पोलिंग के बाद वो जब एग्जिट पोल करते हैं तो वो ट्रैकर पोल का निष्कर्ष होता है, जो ज़्यादातर उनके ट्रैकर पोल के परिणाम के अनुरूप ही होता है। तो जिन एग्जिट पोल जो ट्रैकर पोल का निष्कर्ष है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा यथार्थ के निकट है, और जिन्होंने केवल एग्जिट पोल के दिन ही जो है वोटर से कांटेक्ट करके बात करके किया है तो उसमें खामियां हो सकती हैं। तो जहां तक एग्जिट पोल के नतीजे जो आ रहे हैं और जो वोटर टर्नआउट का जो आंकड़ा है, उससे तो ये कहा जा सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, ये प्रो इनकम्बेंसी वोट है, योगी गवर्नमेंट के पक्ष में वोट है। अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो वोटर प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। दूसरी बात ये है जो कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 7% का वोट का गैप है। ठीक है। अगर ये गैप कायम रहता है और कुछ एग्जिट पोल ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि ये गैप बढ़ करके 10% तक हो सकता है। अगर समाजवादी पार्टी 33% या 35% का जो थ्रेशोल्ड है, अगर उसको ब्रीच कर जाती है तब या उससे आगे पहुंच जाती है, तब समाजवादी पार्टी की स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर होगी। लेकिन बाईपोलर कॉन्टेक्स्ट का एक नुकसान ये भी होता है कि बाईपोलर कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय जनता पार्टी की जो थ्रेशोल्ड है, जो दहलीज है, वो बहुत आगे निकल जाती है और फिर ठीक है। तो आप भी आसान शब्दों में आप भी बढ़ जाता है। हाँ, आसान शब्दों में इसे समझे तो आप भी यही कहते हैं कि फासला बढ़ता नजर आ रहा है और बीजेपी उस फासले में हाँ आज आगे नजर आती है। आप सभी के आंकड़ों को लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें आनंद नरसिम्हन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर CNN स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। ठीक है, मैं हेमंत तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। हेमंत सर, आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? दरअसल मैं एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा न तो भरोसा करता हूं, न उसको एनालाइज करता हूं। मैं अपने तरीके से, मेरा अपना एक सेट पैटर्न का मैकेनिज्म है, उस पर काम करता हूं, फिर अपना आकलन रखता हूं जो मैंने आपके चैनल पर रख दिया है। और ये आकलन मेरा 7 चरणों के चुनाव यानी मतदान के बाद का नहीं है। ये मेरा विचार, ये मेरा आकलन पहले चरण का मतदान प्रारंभ होने से पूर्व का है और यथावत है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ट्रेडिशनली कुछ स्थापित मान्यताएं हैं, उसकी दृष्टि से फैसला ले लेते हैं। ठीक है कि जैसे ये हुआ वोकल मैं लगातार आपको सुन भी रही थी डिस्कशन के दौरान भी, इससे पहले भी जब डिस्कशन हुआ कि आपका एग्जिट पोल और कई दावे आप पहले से कर रहे थे जो आप कह रहे हैं कि अब वही दावे एग्जिट पोल में भी नजर आ रहे हैं। आपके पास लौटूंगी और अभी हमारे मेहमान जुड़े हैं पत्रकार वरिष्ठ, उनसे भी बातचीत होगी, उनके आंकड़े लूंगी। और यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े इस वक्त आप देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार की ओर से जो आकलन रखा गया है उसका औसत हम दिखा रहे हैं। आनंद नरसिम्हन का रुख करूंगी, CNN स्टूडियो चलूंगी। आनंद जी, आप कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? पत्रकारों का जो एग्जिट पोल है इस वक्त आपके सामने। देखिए, मैं आप सबको मेरा सप्रेम नमस्ते। मैं उत्तर प्रदेश में कई जगह घूमा और ख़ासकर मैंने एक ऐसा रुख अपनाया कि जहाँ जहाँ मंदिर और कल्चरल नेशनलिज्म की अगर बात हो, कि सामाजिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात हो, उस तर्ज पर मैंने कई जगह पर जाकर भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की। 1-2-3 चीज़ें हैं जो सामने निकल कर आई कि सत्ता में 8 साल के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मैजिक कम नहीं हुआ, मोदी जी का मैजिक ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ। दूसरा, हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कोई लेकर आ सकता है तो वो मोदी जी कर सकते हैं। ये 2 बातें सामने निकल के आई। तीसरी बात निकल के आई कि अब उत्तर प्रदेश में योगी जी यानी महाराज का भी अपना एक वोट है, वो भी दिखा। तीसरी बात कि शासन और राशन, ये 2 चीज़ें हैं जो सामने निकल कर आई कि लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो गया है और गरीबों को उस वक्त राशन मिला जब उनके घर का जो पैसा कमाने वाला, रोजगार कमाने वाला व्यक्ति घर पर लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से घर पर बैठा हुआ था, बेरोजगार बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, तब घर के अंदर राशन आया। और वो भी एक नहीं, 2-2 जगह से, एक प्रधानमंत्री से और दूसरा मुख्यमंत्री के वहां से।
ये 2-3 चीजें। चौथी बात मेरे सामने दिखी, जो लाभार्थी हैं जिनके घर बने, छपरे से लेकर जो घर सीमेंट के बन गए, 2.5 लाख रुपया मिल गया, इन्होंने जोड़ तोड़ कर अपना कुछ 1-2 लाख रुपया लगाया और अपना पक्का घर कर लिया। ये लाभार्थी हर समुदाय से हैं, किसी का कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट जाति ऐसा नहीं है। ये सारी बातें सामने निकल कर आई। और एक और बात है कि उत्तर प्रदेश में एक 49% वोट है महिला का। महिला अब अलग से निकल कर आई है और महिला अपने आप में कुछ सोचती है, वो ज्यादा कहती नहीं है, वहां जाकर वोट करती है। 2017 में भी ये महिला वोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने कई सारी रैलीज देखी, अखिलेश यादव की रैली में महिलाएं नहीं थी, नरेंद्र मोदी की रैली में महिलाएं थी, योगी आदित्यनाथ की रैली में महिलाएं मौजूद थी। जहां जहां और ऐसी जगहों में मैंने महिलाओं को देखा, जो आधी आबादी है, जहां ऐसी जगहों पर मैंने महिलाओं को देखा जहां पहले कभी नहीं देखता था। जी बिल्कुल, और उनका रुझान बीजेपी के साथ जाता नजर आ रहा है और वो जाति धर्म से ऊपर उठकर कहा तो ये भी जा रहा है, कई वरिष्ठ पत्रकारों से मेरी बात हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि धर्म से भी ऊपर उठकर महिलाओं ने वोट किया है। मारिया शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर। मारिया जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप भी फील्ड में निकली इलेक्शन के दौरान, आपने भी कई जगहों पर कवरेज किया, और पॉलिटिकल जो ग्राउंड लेवल पर है वो आपको किस तरह का नजारा देखने को मिला? मैंने कहा सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद टू हैव मी ऑन योर शो, एंड जो आनंद ने बोला है उसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगी। ट्रेडिशनली हमेशा यूपी में चर्चा होती रहती है MY की। ये जो MY होता था वो मुस्लिम यादव था। शायद इस चुनाव के बाद वो MY होगा महिला प्लस योजना वो, क्योंकि ये लाभार्थी हैं और महिला जो शहर की महिला शासन और सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात कर रही हैं, और गांव की महिला राशन और प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी हैं। मेरा कहना है कि ये जो चुनाव था, जो मैंने वेस्टर्न यूपी से शुरुआत किया अपना दौरा, और ईस्टर्न यूपी में गाजीपुर मऊ तक गई हूँ, वाराणसी भी मैंने घूमा है, फिर इलाहाबाद बीच में, फिरोजाबाद, मुरादाबाद काफ़ी घूमा है मैंने। मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर लगा कि ये वोट आउट या वोट इन का इलेक्शन नहीं है, ये स्टेटस को का शायद इलेक्शन हो, जहां पर एक जनरल सेंस ये था कि जो विश्वास है, जो भरोसा है, वो इसी सरकार से है। लोग नाराज थे, नाराजगी है, बेरोजगारी पे नाराजगी है, नाराजगी नाराजगी इन्फ्लेशन पर भी है, महंगाई पर भी है, लेकिन विश्वास ये है कि यही लोग हैं जो ठीक करेंगे। जी, उस नाराजगी को समाजवादी बिल्कुल सही बोला आपने, यही विश्वास है, भरोसा है कि यही लोग नहीं कर पाए जो ठीक करेंगे। जी हाँ, ठीक है। और इसी भरोसे पर चोट करने की बार बार विपक्षी दलों की ओर से कोशिश हो रही थी कि बीजेपी के नेता झूठ बोलते हैं, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है, लेकिन लगता है कि वो फॉर्मूला काम करता जमीन पर नजर नहीं आ रहा। हालांकि हमने ये भी देखा है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आते हैं, जरूरी नहीं कि वो नतीजे एग्जैक्ट पोल में कन्वर्ट हो, हमें 10 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल के हिसाब के ही नतीजे आते हैं तो उसका आकलन कुछ इस तरह से हो सकता है। कम वक्त रह गया है वोटों की गिनती की शुरुआत में, कल तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सत्ता आखिर किसके पास जा रही है, विजय तिलक किसके माथे पर जनता लगा चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल न्यूज 18 पर मौजूद है। उनके अनुभवों के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हालात किस तरह के, तस्वीर किस तरह की बन सकती है। और हमारे साथ है के विक्रम राव वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्रनाथ भट्ट वरिष्ठ पत्रकार, हेमंत तिवारी वरिष्ठ पत्रकार, प्रमोद गोस्वामी और CNN स्टूडियो से मैनेजिंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आनंद नरसिम्हन, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मारिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं, शंकर सिंह भाटिया देहरादून से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, मनमोहन भट्ट वरिष्ठ पत्रकार और योगेश कुमार भी देहरादून से ही वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और नोएडा से मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी के पास बारी बारी से चलेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, आपके पास आऊंगी। उत्तर प्रदेश में आपके आंकड़े क्या हैं? देखिए, ये एक अनुमान है और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो और चैनलों ने दिए हैं वो तो कुछ मुझे उसमें अतिरिक्त ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन ये तो अपने अपने आकलन का सवाल है। जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 सीटों के आसपास 10 प्लस माइनस आप कह सकते हैं।
220 10 प्लस माइनस, अगर उसमें से माइनस कर दे 220 में से तो 10 हो 210, जाएंगे। यानी कि और 30 सत्ता आप भी दे रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े आपको ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, जो और एग्जिट पोल्स जो कल दिखाए गए या बाकी जो 326 भी दे दिया किसी ने तो। 300 प्लस जो दिखाए गए, मुझे नहीं लगता है कि शायद वो होंगे, लेकिन संभावना से। आनंद नरसिम्हन जी से इस पर रिएक्शन लूंगी। आनंद जी, ये एक थॉट बहुत सारे अनुभवी पत्रकारों का सामने आया है कि 325-26 वो मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार 325 गठबंधन को मिला था और वो ऐतिहासिक नंबर बताया गया, और वही इतिहास फिर से, वो भी तब जब एंटी इनकम्बेंसी हो, ये थोड़ा मुश्किल है। आपका रिएक्शन? देखिए, 2012 में समाजवादी पार्टी को जब 224 सीटें और वेव कहा गया था, तब उनको 31%, जहाँ तक मुझे याद है 31% उनको वोट शेयर मिला था। 2017 में जब 325 या 312 बीजेपी को मिली थी, 40% से ऊपर उनका आंकड़ा था। 2019 में अगर आप देखें तो 50% के करीब बीजेपी का वोट शेयर था उत्तर प्रदेश में। 2022 में अगर बीजेपी अपने वोट शेयर को होल्ड कर लेती है, यानी कि 40%, या उसमें आप मान लीजिए 2 या 3% अगर कम भी होता है, तो 37-38% अगर पहुंचती है, और समाजवादी पार्टी अपने वोट शेयर को जितना भी आगे करना चाहे, 2017 में अगर आप देखें जहां पर भी थे 22% पे थे, उनको कम से कम 15 से 16% वोट शेयर और घेरना होगा। क्या आपको लगता है ग्राउंड पर इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी पे वोट है। अगर बीजेपी अपने वोट शेयर को होल्ड कर लेती है और समाजवादी पार्टी अगर 30% भी पहुंचती है, तो भी इतना बड़ा गैप है जिसको ब्रिज करना है। इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर बीजेपी ये इलेक्शन जीत रही है तो वेव इलेक्शन है, तो 240 से ऊपर सीटें आराम से जीतेगी। 210-212 का आंकड़ा अमूमन बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर वो 215 सीटें भी जीतती है या 220 सीटें भी जीतती है, तो भी ये वेव इलेक्शन है। क्योंकि पिछली 2012 में अगर 224 सीटें वेव इलेक्शन हो सकती हैं, तो फिर 2022 में 220 सीटें भी तो क्लियर ओवरवेलमिंग मैंडेट और वेव इलेक्शन ही हुआ। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई एक टीम ने 434 रन बनाए ओडीआई में, तो हर बार 434 रन बनाए, अगली बार 300 बनाए तो भी मैच जीत जाएगी। तो अब की बार भी अगर 240 सीटें, मेरा आकलन यही है कि 240-250 के करीब होगा या उससे ऊपर भी होगा। कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये 2 प्रोंग इलेक्शन है, और इस इलेक्शन में सारे एग्जिट पोल्सर्स कह रहे हैं कि बसपा कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, और अगर ये 2 हाउस रेस है तो जो जीत रहा है विनर विल टेक इट ऑल, वो सब ले जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी है, आप ये कह रहे हो। और लेकिन आप भी आंकड़े 250 तक का ही दिखा रहे हैं। मारिया जी हमारे साथ मौजूद है। मारिया शकील जी, आपके पास आती हूँ। क्या कोई अंडर करंट था जिसका जिक्र बार बार हो रहा था कि अंडर करंट है, खासकर महिलाओं के बीच में सुरक्षा, राशन, इन 2 मुद्दों को लेकर खासकर? जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब ये बोला जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में बहुत नाराज़गी है किसानों के बीच में, तो मैं जब मेरठ में थी तो वहाँ पर किसान जो मुझसे मिले, उन्होंने कहा कि जब फार्मर्स, ये जो बिल रिपील होने के बाद वो नाराज़गी न्यूट्रलाइज हो गई है। और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, महिलाएं बार बार सुरक्षा की बात कर रही थी, एक सेंस ऑफ सेफ्टी की बात कर रही थी कि हम 10 बजे के बाद, 7 बजे शाम के बाद बाहर जा सकते हैं। वो जो मैंने कहा, जो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, शायद हम दिल्ली में हैं और आप लखनऊ में, कि हाँ ठीक है 7 बजे के शाम के बाद जाना इज नॉर्मल, उन लोगों के लिए एक एजेंसी थी, एक सेंस ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी था, क्योंकि वो अटैच्ड उनके एजुकेशन से भी है, वो अटैच्ड उनके पेरेंट्स से भी है, क्योंकि वो लोग भी बोलते हैं कि चलिए मैं अपनी बेटी को कोचिंग इंस्टीट्यूट 7 बजे शाम के बाद भी भेज सकता हूँ, वो पढ़ करके वापस आ सकती हैं। लेकिन ये नैरेटिव, जैसे बिल्कुल, और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होती हुई नजर आ रही है। जी जी, धन्यवाद मारिया जी, आपने बहुत कीमती वक्त अपना हमारे साथ दिया। मुझे अभी अभी पता चला कि आपका भी नेक्स्ट बुलेटिन है और उसकी तैयारी भी आपको करनी है। धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हेमंत तिवारी जी भी मौजूद है। फिर मैं देहरादून का रुख करूंगी, क्योंकि वहां पर उत्तराखंड और वहां पर एग्जिट पोल में मामला फंसता दिख रहा है। 50-50 का रेशियो नजर आ रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स ने कांग्रेस को मौका दिया है, तो कुछ बीजेपी को मौका देते दिख रहे हैं सत्ता के लिए। हेमंत जी, आपके पास आती हूँ जी, आप अपनी बात पूरी करें। आप मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, आपका ही प्लेटफॉर्म था, डिजिटल प्लेटफॉर्म, तब कोई एग्जिट पोल नहीं आया था। मनोज रघुवंशी जी मेरे सामने है, मेरे साथ बैठे थे, मैंने तो अपना एग्जिट पोल तभी दे दिया था। बिल्कुल, क्योंकि ये है ट्रेंड, मैं फ्रॉम द डे वन मतलब पहले चरण के मतदान के पहले से देख रहा हूँ। जिसको हम लोग साइलेंट वोटर कह रहे हैं, उसको हम लोग पढ़ कहाँ पा रहे थे।
वो साइलेंट वोटर कौन है, समझने वाली बात है। सूक्ष्म में ही बताता हूँ। हाँ। नरेंद्र मोदी ने पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के सियासत की जो तासीर बदली है, कुछ नए क्लास एड्स किए हैं, जैसे एक गरीब गुरबों का क्लास, जो कमजोर लोग हैं, ये जो लाभार्थियों का लोग उपहास उड़ा रहे थे, इनको लोगों ने देखा कहा। मैं कम से कम 50 बूथ ऐसे गिनवाऊंगा परिणाम के बाद, जहां मुस्लिम महिलाओं ने, जहां जुलाहों ने, जहां हलाल खोरों ने, जहां पसमानदा मुसलमान परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और एक मेजर बात बता दूं, मायावती को आप कहीं नहीं गिन रहे हैं। मायावती कम से कम 30 से 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी को डेंट दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी वहां जीत रही है। बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक सबसे बड़ा फैक्टर, बड़ी बात कही आप सेकंड फेज में, दूसरे चरण में जाइएगा, क्योंकि 23 मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने दिए थे। ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात, भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि, चूंकि जाति आधारित परिणाम होते हैं, सियासत होती है, दलित वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 3-4 साल से बहुत कंसंट्रेटेड फोकस्ड काम कर रही थी, उसका नतीजा आप देखिएगा, बहुत बड़ा चंक टूटा ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे तक। लोगों की जुबान से मैंने ये बात सुनी कि बीएसपी और पॉलिटिकल लीडर्स, खासकर विपक्षी दल, बार बार कह रहे थे कि बीएसपी जो है वो बी टीम की तरह काम करी बीजेपी की। लेकिन यहाँ पर तिवारी साहब सीधे सीधे आंकड़े दे रहे हैं कि 20 से 50 सीट, जहां पर 30 से 40 सीट, 30 से 40 सीट, जहां पर फायदा पहुंचा रही है बीजेपी। इंटैक्ट क्यों है, मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। हाँ, जल्दी से सर, फिर देहरादून। ये इस इलेक्शन का डिफाइनिंग इशू है जेंडर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। और दूसरा जो डिफाइनिंग इशू है, जो जाति है वो वर्ग में बदल रही है, कास्ट जो है क्लास में कन्वर्ट हो रही है वेलफेयर स्कीम की वजह से। जो वर्ग पिछले 30 सालों से जाति के आधार पर सपा या बसपा से जुड़ा हुआ था, और पिछले 5 सालों में जो उसको वेलफेयर योजनाओं का लाभ मिला है, तो अब वो वर्ग में बदल गया है। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ऊपर है कि, और एक आंकड़ा मैं और दे दूं, यूपी गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर लाभार्थियों के खाते में सीधा उनके खाते में भेजा है। डायरेक्ट बेनिफिट योजना है। नया एक जो वर्ग तैयार हुआ है, इससे बीजेपी का वोट बैंक न केवल इंटैक्ट रहा है, बल्कि कुछ बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आप बात करें, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। देहरादून का रुख कर लेते हैं। शंकर सिंह भाटिया जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। देहरादून में एग्जिट पोल्स जो है उत्तराखंड की सरकार को लेकर अभी कंफ्यूज है, आपका आकलन क्या कह रहा है? एग्जिट पोल की जहाँ तक बात है, मैं बहुत विश्वास नहीं करता इस पर, क्योंकि एग्जिट पोल का अगर आप पिछला आंकड़ा देखेंगे तो हमेशा फेल रहे हैं। एग्जिट पोल केवल कुछ लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए या फिर कुछ लाभ लेने के लिए या लोगों को चर्चा में बने रहने के लिए एग्जिट पोल किए जाते हैं। इसका कोई आधार नहीं होता है। उत्तराखंड में तो या आधार है कहीं तो वो काम नहीं करता। बिल्कुल आपने सही कहा, उत्तराखंड में कंफ्यूज हैं, कुछ कांग्रेस को आगे कर रहे हैं, कुछ बीजेपी को आगे कर रहे हैं। यदि मेरे से पूछ लिया गया, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता था, मेरे से पूछ लिया गया तो मैंने कहा कि कांग्रेस ऊपर है और बीजेपी नीचे है। उसके मैं 2-3 कारण बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपका रिएक्शन आ गया। मनमोहन भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मनमोहन भट्ट जी, आपका आकलन उत्तराखंड को लेकर क्या कह रहा है? देखिए, अभी जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही थी, अगर मैं उसी को आगे बढ़ाऊं कि जो मोदी का फेस आगे था और जो डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हुआ तमाम गरीब लोगों के खातों में, उसका बहुत बड़ा असर है पहाड़ों में। और ख़ास तौर पे पहाड़ों के जो अंदर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर महिलाओं ने जिस तरीके से बढ़कर वोट दिया है। एक तो महिला वोटर उत्तराखंड में लगभग बराबरी पे नहीं, पुरुषों से ज़्यादा थे, और जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा वोट महिलाओं ने दिया है। और महिलाओं ने जो वोट दिया है वो कहीं पर भी प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए तो दिया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने मोदी के नाम पर और कमल के नाम पर बटन दबाया है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहूं कि 46.5% वोट बीजेपी को 2017 में मिला था। कितना बीजेपी डाउन हो रही होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर बीजेपी डाउन हो रही है तो क्या कांग्रेस उस डाउन होते हुए वोट बैंक में सेंध लगा रही है, या आम आदमी पार्टी अगर हर विधानसभा से 1000-1500 के आसपास ले जा रही है तो वो नुकसान पहुंचा रही है। और इसका मैं प्रमाण बताता हूं आपको, क्योंकि हरीश रावत ने कई बार कहा कि वोट कटवा पार्टी। उत्तराखंड को लेकर आपका जो गणित है वो क्या कह रहा है? फील्ड से जो इंफॉर्मेशन अब तक पहुंची है वो क्या है?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने अपने जो चीफ मिनिस्टर्स बदले और संगठन में एक उलटफेर किया, उसका उनको कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ मिलेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी का इतना है कि उनके जो सबसे बड़े चैंपियन है उत्तराखंड में, कोई दो बात नहीं कि सबसे बड़े नेता वहां पर हरीश रावत जी हैं। अब हरीश रावत जी को कैसे उन्होंने यूज़ किया, क्या उन्होंने पूरी तरह से अपने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन जो जिताएगा बीजेपी को, वो पिछली बार जैसी सीटें नहीं आएंगी, लेकिन आराम से वो सरकार वहां बनाएंगे प्योरली ऑन महिला और मोदी। ये दोनों मैजिक, महिला का इसलिए योजना की वजह से, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो अपना मैजिक है, जो 8 साल के बाद भी कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, यही बीजेपी को देवभूमि उत्तराखंड में जिताएगा। जी आनंद जी, धन्यवाद इस वक्त आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्पेशल कमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट हमसे शेयर करने के लिए। योगेश कुमार जी का रुख करूंगी मैं। योगेश जी, आपका आकलन क्या कह रहा है उत्तराखंड को लेकर, और जो एग्जिट पोल्स कंफ्यूज्ड हैं तो उसकी वजह क्या है, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, एग्जिट पोल जो अभी कंफ्यूज्ड या फिर हम नेक एंड नेक कांग्रेस और बीजेपी को दिखा रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ जो उत्तराखंड में जो जनमानस है, उसकी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो बहुत स्काई लेवल पे है। उसको हम प्योरली बोले कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत वर्क कर रहा है, या हम बोलें कि कांग्रेस ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा है कि कांग्रेस का एकदम ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। ये एकदम बड़ा बैलेंसवादी विचारधारा मतलब लगी है जितने भी सर्वेज हुए। मेरा अपना ये मानना है कि उत्तराखंड की जनता को कई सारी चीज़ें, ख़ास तौर से चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो, लेकिन उसके साथ साथ जो सीएम बदले गए हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो उत्तराखंड के जनमानस को बड़ा हिट करी है। मैं अभी एज ए पत्रकार, मैं भी ग्राउंड लेवल में काम कर रहा है, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सीएम बार बार बदलने से जो इमेज बनी है बीजेपी की कि भाई आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं था, तो हम आप पे भरोसा कैसे करें, ये एक अंडर करंट था जो आपको बूथ लेवल में भी दिखता था, जो बोलता था मैं क्यों बताऊं किसको वोट दिया मैंने। ये मैंने खटीमा में देखा, ये मैंने लाल कुआं में देखा, ये हरिद्वार में देखा। ठीक है, तो ये आपका अनुभव है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर देहरादून तक हमारे मेहमान मौजूद हैं। नोएडा का रुख करूंगी, मनोज रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, लगातार आपकी भी नजर चुनाव पर बनी हुई है, एग्जिट पोल्स भी आपने देख लिए, इस वक्त आपका क्या रिएक्शन है? हमारे मेहमानों ने भी जो रिएक्शंस दिए उस पर आपका कॉमेंट। मैं दिल की बात भी कह लूं, मैं चाहता हूं, मेरा दिल चाहता है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मेरी आकांक्षाएं केवल योगी आदित्यनाथ ही पूरी कर सकते हैं। मथुरा काशी का मंदिर केवल योगी आदित्यनाथ बना सकते हैं, कोई मायावती या अखिलेश या प्रियंका नहीं बनाएंगे। गौ माता की रक्षा केवल योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, कोई मैं किसी और से उम्मीद करता भी नहीं हूँ, ना कोई गौ माता शब्द भी नहीं बोलते कोई, तो रक्षा करने की तो बात ही दूर की बात है। तो मेरे दिल के मतलब स्टार योगी आदित्यनाथ हैं, वो मुख्यमंत्री बने। आपके एग्जिट पोल सही निकले, सारे वरिष्ठ पत्रकारों की भविष्यवाणी सही निकले, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा दिल ये चाहता है, लेकिन दिमाग है कि मानता नहीं। मतलब जो वोट परसेंटेज का ड्रॉप है वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुआ है। ये हम मान रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के रूप में जो लोगों की पीड़ा, वोटर लाइन में खड़े होकर जो आपके, तो आपका मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। योगेश जी का रुख कर लूंगी, देहरादून का रुख कर लूंगी। योगेश जी, वहां पर दिल दिमाग एक ही बात कह रहा है आपका, या अलग अलग? देखिए, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन पूछा जाए तो मेरा मानना है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है, अगर हम वोटिंग पैटर्न को थोड़ा सा भी एनालाइज करें, चाहे पहाड़ का हो, प्लेन्स का हो, मैं ये नहीं कहता कि उसमें एकदम एक तरफा सारी चीज़ हुई है। चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में गया हो, एक तरफा पड़ा हो, चाहे बीजेपी के पक्ष में। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इसका मतलब ये हुआ कि कहीं वोटर अंडर करंट की भी बात हो रही है, कहीं वोटर साइलेंट भी रहा है, वो चिन्हित होना नहीं चाहता कि मैंने किसको वोट दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये शायद एंटी इनकम्बेंसी का वोटिंग हुआ है पैटर्न। ये कोई स्टेटस को का वोटिंग पैटर्न मुझे नहीं लगता है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स की। यानी ये बात तो तय है, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जिस तरह की वोटिंग हुई है और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं, या तो इस पार या उस पार, बीच बीच का जनता ने, मतदाताओं ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। गोस्वामी सर, आप भी ये मानते हैं कि बीच बीच का कोई रास्ता मतदाताओं ने नहीं छोड़ा, या तो कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों का देख ले तो?
नहीं, देखिए उत्तराखंड का सिनेरियो अलग है और उत्तर प्रदेश का अलग है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस ने मेहनत ज़रूर की है, लेकिन वो फ्रे में नहीं रही। बसपा जो एक ट्रायंगल लड़ाई होती रहती थी, इस बार ट्रायंगल लड़ाई न होकर बाइपोलर लड़ाई सीधी सीधी समाजवादी पार्टी गठबंधन और बसपा गठबंधन के साथ सीधा सीधा हुआ है। लेकिन अपनी सबसे ज़्यादा एक आश्चर्य की बात यह है कि जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा था शुरू में, जिस ढंग से एक राजनीति की दिशा और दशा चल रही थी, उसको पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये मोदी मैजिक रहा। आप कह रहे हैं कि अभी भी मैजिक है? चलिए इसकी बातचीत और इस पर चर्चा आगे भी होती रहेगी। ज्यादा बड़ा इशू रहा है जो योजनाओं का लाभ पहुंचा है। हाँ, नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। ठीक है, तो आप मोदी मैजिक इसको नाम दे रहे हैं। फूड गेन रहा है, ये बहुत बड़ा इशू रहा है। ठीक है सर, आपके पास आऊंगी। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। एक तो इस बार चुनाव में जो अगर पिछले 3 दशक से अगर आप देखें तो जातिगत आधार पर समीकरण और राजनीति और सत्ता में पहुंचने का रहा, लेकिन इस बार एक नया वर्ग जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया गया, वही बात हो रही है कि अब जाति धर्म से ऊपर अब लाभार्थी का वर्ग बदला है, लाभार्थी का वर्ग और महिलाओं का वर्ग, ये 2 नया वर्ग निकल कर आया है। ठीक है, देहरादून का रुख कर लूंगी। मनमोहन जी हमारे साथ मौजूद है। मनमोहन भट्ट जी, मैं आपके पास आती हूँ। ईवीएम का रोना उत्तर प्रदेश में तो शुरू हो चुका है, उत्तराखंड में भी इसे लेकर कुछ है क्या? देखिए, उत्तराखंड में तो कल 12 बजे बाद हो सकता है शुरू हो, अभी तक तो आया नहीं कहीं से। लेकिन हाँ, कांग्रेस अपने ईवीएम के साथ साथ अपने विधायकों को जो जीत कर आएंगे उनके लिए सतर्कता जरूर मतलब बरत रही है। उसने 2 मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई है अपने, अशोक गहलोत और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन दोनों मुख्यमंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि उनके विधायक अगर भागकर जाएंगे तो कहां जाएंगे, उनके राज्यों में जा सकते हैं, वहां शरण ले सकते हैं, ताकि बीजेपी वहां तक ना पहुंच पाए। उन्होंने मोहन प्रकाश की ड्यूटी लगाई है, उन्होंने देवेंद्र यादव की ड्यूटी लगाई है। तो बीजेपी से डर कांग्रेस को है और हरीश रावत ने इस तरीके का बयान देने शुरू करे थे कि प्लान बी पर वो काम कर रही है। और उसके बाद जब हो रही है कांग्रेस भी कह रही है बिल्कुल दोनों तरफ से हो रही है और बीजेपी के तरफ से भी इस बात को हवा दी जा रही है कि बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके संपर्क में बीजेपी के नेता हैं और कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगी शंकर सिंह जी। आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, उत्तराखंड में सरकार बनती किसकी आपको मजबूत तौर पर नजर आ रही है? सरकार बनती किसकी नज़र आ रही है कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि 2012 का भी मामला हो सकता है कि 1 सीट कम 1 सीट ज़्यादा, लेकिन 2012 नहीं है। बीजेपी ने पूरे अपने घोड़े खोल रखे हैं। अगर 1 सीट कम भी आती है बीजेपी तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो यहाँ की सत्ता में काबिज हो, 2012 की तरह छोड़ नहीं देगी, ये क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, यदि हम थोड़ा पीछे जाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने में जिस तरह से मतदान के तुरंत बाद एक बात आई थी कि भीतरघात, जहाँ तक 7-8 लोगों ने एक साथ कैंडिडेट ने भीतरघात की बात करी है, वो दिखाता है कि भारतीय हाँ, लेकिन उसे दबा दिया गया, उन बातों को दबा दिया गया। हाँ, उन बातों को दबा दिया गया। एक फाइनल कमेंट में लेकिन चीजें सामने आ गई हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? हाँ, मैंने कहा मुझे दो गौरतलब बिंदुओं का जिक्र करना है। पहली बार 1952 की विधानसभा के बाद यूपी विधानसभा में बहुत जबरदस्त प्रतिपक्ष होने जा रहा है, जो 100 से ज़्यादा होगा। तब भी आचार्य नरेंद्र देव राजनारायण जी हुआ करते थे, वो भी सोशलिस्ट थे, इस बार भी सोशलिस्ट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होने जा रहा है जी। तो और दूसरा मुझे ये कहना है कि इस विधानसभा में जो तुलना हुई है वोटिंग पैटर्न की, इस एग्जिट पोल के संदर्भ में मुस्लिम महिलाओं की भूमिका रही है। ठीक है, ये बात आप भी कर रहे हैं। फाइनल कमेंट हेमंत सर आपसे, फाइनल कमेंट। उन्होंने वोट दिया है जी। देखिए, एक ऐसा है, कुछ चीज़ें हम लोग, समय कम था, 2 बात जानी। एक तो मोदी के चेहरे की चमक बरकरार है, दूसरी बात मोदी के 2 डिसीजंस बहुत मारक बने और कानपुर में उनका वो इंडोर्समेंट जो आवारा जानवरों के लिए था, इस बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी को डिफ्यूज़ किया। तीसरी बात,
जो डेंट की बात हो रही थी गैर यादव ओबीसी में, वो नरेंद्र मोदी के चेहरा है, जिसके नाते वो डेंट ज्यादा नहीं लगा। जाति आधारित वोटिंग होती है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। और अभी भी उत्तर प्रदेश का गैर यादव ओबीसी, अब तो दलित वर्ग भी एक अच्छा खासा नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा नेता मानता है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। देहरादून, लखनऊ, नोएडा हमारे तमाम वरिष्ठ मेहमान मौजूद थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा और साथ ही इंतजार नतीजों का हो रहा है, जिसका बहुत ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। कार्यक्रम का आयोजन